हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरज पटवा और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेटर्स का यूट्यूब चैनल। हमारे एसईओ के फ्री कोर्स में आप देखने वाले हो टेक्निकल एसईओ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा 16th लेक्चर है और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, टोटल जो टेक्निकल एसईओ होती है उसके ओवरव्यू के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से ये सारे जो स्लाइड्स है वो मैं एक एक, जैसे कि ये वेबसाइट स्पीड है, ठीक है, ये एक एक ओपन करके सारे कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट क्या होता है कि समझो मेरा यूआरएल है डिजिटल एजुकेटर्स डॉट इन, उसको मैं कर रहा हूँ डिजिटल एजुकेटर्स डॉट कॉम पे। ठीक है, अभी आपको ऐसा बताने से नहीं समझ में आएगा। जबोंग, ठीक है, पहले एक देखो, फैशन एक्सेसरीज का एक वेबसाइट हुआ करता था। जैसे ही जबांग मैं कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, मिंत्रा आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जबोंग डॉट कॉम। देखो, जबोंग मैंने सर्च किया लेकिन मिंत्रा आ रहा है। ठीक है, ये देखो विकीपीडिया पे बता रहा है। पहले जबोंग था, अब जबोंग को क्या किया, विकीपीडिया ने ओन कर लिया है, जबोंग डॉट कॉम। ठीक है, चलो ऐसा भी सर्च करके बताता हूँ। ये देखो, मैंने डॉट कॉम सर्च किया था, जबोंग डॉट कॉम, ये मिंत्रा पे हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि सोचो, टोटल डोमेन ही यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, मतलब कि एक डोमेन ही ओके। तो रिडायरेक्शन समझ में आया, 301 रिडायरेक्शन। ये क्या होता है, परमानेंट रिडायरेक्ट कर देना, मतलब ये टेम्परेरी के लिए नहीं होता है। ये क्या होता है, एक बार हमने रिडायरेक्ट कर दिया तो वो परमानेंट एक डोमेन दूसरे डोमेन पे हो जाएगा। इसमें रिडायरेक्ट क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आगे। ये अभी बेसिक मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, सेम डोमेन हो सकता है, जैसे कि जैसे कि डिजिटल एजुकेटर्स का कोई एक पेज है, थाने वाला पेज मुंबई पे करना है रिडायरेक्ट, कि कोई भी थाने पे सर्च करेगा तो भी वो मुंबई पे जाए, तो वही हो जाएगा, सेम इसी पे आ जाएगा। या फिर कोई किसी एक वेबसाइट के पेज को दूसरे डोमेन पे कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर जबोंग चाहता तो जबोंग का .com/मेंसवेयर वो खाली मिंत्रा पे कर सकता था, लेकिन उसने पूरा डोमेन कर दिया। या फिर होल वेबसाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जबोंग डॉट कॉम का। ओके, फिर ये कैसे ऐड करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ये दूसरा है 302 रिडायरेक्शन। ये क्या होता है, टेम्पररी रिडायरेक्शन होता है। 302 क्यों होता है, जब हम वेबसाइट को अपने मेंटेन करने होते हैं, कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, तो अगर उसमें चेंजेस करते टाइम कोई विजिट करेगा तो उसमें इमेज नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उनको एक एक्सपीरियंस उनका एक खराब हो जाएगा। तो इस एक्सपीरियंस खराब ना हो, तो उसके लिए टेम्परेरी बेसिस पे रिडायरेक्ट करते हैं, कि हमने एक पेज बना दिया कि वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे हम इधर यहाँ से कोई टेम्पलेट ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन वेबसाइट, यहाँ पे हम गए इमेज में, देखो, तो ऐसा बहुत सारा ऐसा हमको मिल जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये देखो ओपन करने से कितना अच्छा दिख रहा है, वेबसाइट हमारा ऐसे ही दिखेगा जब तक कि वो बंद नहीं जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, हम उस यूआरएल को, ऐसा जो पेज हमने बनाया है ये इमेज लगा के, इस पे रिडायरेक्ट कर देंगे टेम्परेरी के लिए। ओके, तो ये हो गया 302 रिडायरेक्शन। समझ में आया डिफरेंस? 301 क्या होता है, परमानेंट हो जाता है वो, ठीक है, हमेशा के लिए उस पर शिफ्ट हो जाता है। 302 में क्या है, कुछ टाइम के लिए, जब तक हम काम कर रहे हो उस वेबसाइट पे, तब होता है। 404 का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब अगर आप 404 मोस्टली होते रहता है। क्यों होता है, क्योंकि 404 का मतलब है कि जो हमने वेबसाइट का यूआरएल अभी देखो हमने चेंज किया था, ये वाले डिजिटल एजुकेटर्स में, ये देखो, यहाँ पे हमने ये जो यूआरएल चेंज किया, तो इसके पहले जो यूआरएल था वो भी तो ऑलरेडी बन गया है। अब मैंने अगर उसके पहले वाला यूआरएल किसी को शेयर किया होगा और फिर वो जब उस पर क्लिक करेगा तो 404 आएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो यूआरएल ये था, अगर डालता तो क्या आता था, देखो, दिस पेज डजंट सीम टू बी एग्जिस्ट, बट इस पे 404 है, इसके लिए यहाँ पे हेडर दिख रहा है मेरा। ठीक है, नीचे फुटर भी दिखेगा मेरा यहाँ पे। क्यों मालूम है, क्योंकि इस पे 404 ऑलरेडी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, वर्डप्रेस ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट देता है। लेकिन अगर वही 404 यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, डेवलपर को
हमें कांटेक्ट करना होगा, जो कोडिंग की वेबसाइट होती है डेवलपर उस पर लगा के देता है 404। ठीक है, ये होता है 404। अब आप कोई भी ले लो, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आप जा रहे हो, flipkart.com। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, इनके वेबसाइट पे हम गए, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने स्लैश करके ऐसा कुछ भी डाल दिया, अब यहाँ पे इनके पास पेज तो है नहीं। ये देखो इन्होंने क्या किया है, गो टू होम पेज, डायरेक्ट यहाँ से इन्होंने लिंक दिया होम पेज का। अमेजोन पे जाते हैं अगर हम, अमेजोन, ये देखो सब लोग 404 यूज करते ही है। अमेजोन पे गया मैं, स्लैश कुछ भी टाइप कर दिया, ये देखो लुकिंग फॉर समथिंग गो टू अमेजोन होम पेज। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, इनका रीडायरेक्ट 404 क्या कर रहे हैं, यहाँ वहां पे कहीं 404 दिखा क्या, नहीं दिखा। लेकिन अगर कोई ऐसा वेबसाइट होता जिसका 404 लगा नहीं होता, तो वहां पे सिंपली क्या दिखता है, खाली 404 लिख के आता है, वहां पे रिडायरेक्ट नहीं हुआ होता है। वहां पे खाली देखो 404 कैसा लिख के आएगा, मैं बता देता हूँ, 404 एरर। ये हम इन डेप्थ पढ़ने वाले, अभी मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए, बस ऐसा लिख के आएगा 404। ना ऊपर हेडर होगा ना कुछ होगा, बस ऐसा 404 लिख के आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वेबसाइट स्पीड। तो ये तो सबको पता होगा वेबसाइट स्पीड क्या होता है, कि जब हमारा वेबसाइट स्लो हो जाता है, तो ये एसईओ का मेन फैक्टर है। बिकॉज अगर यूजर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं कर रहा तो गूगल रैंक कैसे करेगा। हमारा वेबसाइट ही लूट लेने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगा रहा है, तो गूगल रैंक ही नहीं करेगा। तो वेबसाइट स्पीड एक मेन फैक्टर है, इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़े टाइम में, नेक्स्ट लेक्चर में। स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड क्या था यहाँ पे, देखो ये कीवर्ड था मेरा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च कर दिया मैंने, अब स्कूल ऑफ डिजिटल को, इनका स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये देखो कितना प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये है होता है स्ट्रक्चर, कि मतलब इनका ब्लॉग, गैलरी, टेस्टिमोनियल, ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर। वो कैसा है, प्रॉपर है कि नहीं। फिर उसको जो क्रॉलर है उसको समझ में भी आता है, यूजर्स को भी समझ में आता है कोर्सेज कौन से इनके पास में है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद में कम्युनिटी, मतलब हम क्या क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लॉग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी को उनके ऐसा क्लास ओपन करना है तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। साइट मैप, अब साइट मैप क्या होता है, सबका एक एड्रेस होता है। ठीक है, हमने डोमेन तो ले लिया है, लेकिन अभी कितने सारे मेरे पेज है उसमें, कहीं तो मैं स्टोर करूंगा कि मेरे इतने सारे पेज है, तो उसको बोलते हैं साइट मैप। मैप इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैप, मतलब कि इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है, दोनों के लिए हो सकता है, या तो यूजर के लिए भी हो सकता है या तो फिर क्रॉलर के लिए। लेकिन अगर छोटी वेबसाइट है जैसे ऐसे, इसके लिए साइट मैप की जरूरत नहीं, यहाँ पर ही सामने दिख रहा है मुझे मेरे पास में कितने सारे पेजेस है। लेकिन जो क्रॉलर है उसको कैसे समझेगा, क्रॉलर मतलब गूगल का क्रॉलर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइट मैप अपडेट करते हैं। अब हमें अगर साइट मैप चेक करना होगा, तो किसी भी मेन डोमेन जो होता है ना, उसके बाजू में साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये सर्च करना होता है। तो यहाँ पे देखो साइट मैप उनका आ गया। ठीक है, ये देखो ये पोस्ट का साइट मैप है, ये पेज का साइट मैप है। देखो यहाँ पे जाएंगे ना, तो उन्होंने जितने भी यहाँ पे पोस्ट लिखे हैं, ठीक है, ये सारे हो गए साइट मैप। ओके, चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्या होता है, कि जो हमारा वेबसाइट है हम बनाते हैं डेस्कटॉप में है, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग तो सेटिंग्स कर देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो मैं जाता हूँ पेजेस में, मैं जाता हूँ ये मुंबई वाले पेज में, ठीक है, यहाँ पे गए हम एलिमेंटर में। अब मुझे ये वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसे दिख रही है वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये मोबाइल में कैसे दिख रही है वो मुझे नहीं पता। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव मोड, यहाँ पे जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे ऊपर देखो टैब आ गया। अब मैं मोबाइल में करके देखूंगा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोबाइल में कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा, तो मैं ऐसा इसको मोबाइल मोड पे करके चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो गया, रोबोट डॉट टीएक्सटी। अब ये क्या चीज़ होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है कि देखो, क्रॉलर जो होते हैं गूगल के, उनके पास में एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम में एक वेबसाइट, क्योंकि हर सेकंड में एक नया वेबसाइट आ रहा है, तो गूगल बना बना के भी कितने बॉट्स बनाएगा। तो उसके लिए भी एक क्रॉल बजट होता है जिसको बोलते हैं टाइम। क्रॉलर के पास जो टाइम होता है, तो एक वेबसाइट पे उसके पास में स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतना टाइम ही स्पेंड कर सकता है। तो उसके लिए वो क्या करता है पता है, जैसी वेबसाइट में यूआरएल में आता है ना, वो सबसे पहला रोबोट डॉट टीएक्सटी देखता है। रोबोट डॉट टीएक्सटी होता क्या है कि उसमें हम स्पेसिफाई किए होते हैं कि इस पेज को आपको क्रॉल करना है और ये मेरा पर्सनल पेज है, यानी कि इसमें हमारा कोई बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं क्लाइंट से रिलेटेड। तो इसको रैंक नहीं कराना मुझे गूगल पे, तो इसको तुम क्रॉल मत करो। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपने साइट मैप का भी एड्रेस दे देते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी पे, बिकॉज वो सबसे पहले रोबोट डॉट टीएक्सटी पे ही आता है। और वहां पे हम उसको वो यूआरएल भी दे देते हैं जिसपे उसको क्रॉल नहीं कर रहा है। वो दिखता कैसे, चेक कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है इनके वेबसाइट पे, ठीक है। गए रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब देखो इन्होंने, देखो डिसअलाउ, इन्होंने बोला है कि मेरा जो डब्ल्यू पी मेरा बैकएंड है उनको आपको नहीं करना है। इमेज टू मतलब वो गैलरीज जो जो अपलोड किए हैं उसमें, उस गैलरीज में जो उनका डेमो फोटोज रहेगा उनको उन्होंने क्या बोल के रखा है कि इनको आप क्रॉल मत करो, इसको मुझे रैंक नहीं करवाना है, ठीक है। ऑथर ये देखो, प्रजंका सोलंकी, प्राजक्ता सोलंकी, पंकज सोलंकी, सॉरी, ये सारे चीजें इन्होंने इसको ब्लॉक करके रखा है। तो इसमें इतना ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो मैं आपको जब इन डेप्थ बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू देखो कि मतलब क्या, किसका यूज़ क्या होता है। ओके। कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग क्या होता है कि वेबसाइट के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप आते हो डिजिटल एजुकेटर्स, ठीक है। अब ये, इसको हम ऐसे ये एच डबल टी पी एस निकाल दिए तो भी यही आएगा, ठीक है। एच डबल टी पी के साथ में करेंगे तो भी ये आएगा, एस नहीं रहेगा तो भी ये आएगा। ओके। ट्रिपल डब्ल्यू हटा देंगे, डिजिटल एजुकेटर से अगर हम सर्च करेंगे तो भी वही पेज आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने इतना ही लिया और नए टैब में जाके सर्च करता हूँ। देखो, फिर भी वही पेज आया, यहाँ पे लग गया। तो मैं क्या करूंगा कि इनका एक मास्टर पेज बना दिया मैंने। कैसे बना दिया, ये जो यूआरएल, मेन यूआरएल है ना, एच डबल टी पी एस के साथ में ट्रिपल डब्ल्यू, ये सारे लेके इसको मैं कैनोनिकल अपने वेबसाइट में जाके बता दूंगा कि ये इन सब पेजेस का मतलब अलग अलग यूआरएल कोई कुछ भी डाले, ये उनका मास्टर पेज है, ठीक है। और गूगल के लिए भी आप चार अलग अलग पेज क्रॉल मत करो, क्योंकि गूगल के लिए तो एच डबल टी पी एस हट गया तो भी उसके लिए अलग वेबसाइट है ये, ठीक है। अगर ये हट गया तो उसके लिए पेज ये अलग हो गया। ट्रिपल डब्ल्यू हट गया तो उसके लिए पेज ये अलग हो गया। तो गूगल के लिए अलग है, लेकिन हमें पता है कि हमारा मास्टर जो पेज है वो एच डबल टी पी एस वाला है, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, कैनोनिकल टैग दे दूंगा। तो उससे वो क्या हो जाएंगे कि वो मेरा मतलब गूगल के लिए भी उसको पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट पेज नहीं है, इसमें बहुत सारे, इसका एक मास्टर पेज है जो एच डबल टी पी एस वाला है। मैं सर्च करूंगा, देखो अभी एच डबल टी पी एस वाला जो आ रहा है ट्रिपल डब्ल्यू, ये उसका मास्टर पेज है। समझ में आया? कोई डाउट होगा आप पूछ लेना, ठीक है। स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है। जो गूगल के क्रॉलर होते हैं उसको ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन जो बॉट्स होते हैं उनको हमारे जैसा लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, तो उनको हमारे वेबसाइट के कैटेगरी बनाने के लिए हमने कीवर्ड्स इनपुट किया मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में, जिससे उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। स्कीमा मार्कअप करने से क्या होता है कि उनके बेसिक जो कोड्स के लैंग्वेज में है, जो कोड है उसके अंदर मैं कीवर्ड डाल के दूंगा। ये सारी चीजें, जैसे मैं इसमें आता हूँ, मेक श्योर इन्होंने बनाया हो, कंट्रोल यू करता हूँ इनके वेबसाइट पे और सर्च करता हूँ स्कीमा। स्कीमा, ये देखो, स्कीमा डॉट, ये इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है। ये होता है स्कीमा मार्कअप। ये बनाना बहुत आसान है, टेम्पलेट है, उसमें आपको अपने वेबसाइट के बारे में जस्ट पुट करना है, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोड जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलो, अब एसएसएल सर्टिफिकेट,
एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये होस्टिंग के प्रोवाइडर के साथ में फ्रीवे में मिलता है या फिर जो भी अलग कॉस्ट लगता है उनका। एसएसएल सर्टिफिकेट को सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे जो एस दिख रहा है HTTP के आगे, यानी कि ये सिक्योरिटी के लिए होता है, ये हमारा वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और गूगल के मेन फैक्टर में से एक फैक्टर होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक क्या होता है? यानी कि अब ब्रोकन लिंक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अगर एसईओ कर रहा हूँ, अभी मैंने जब भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वाला वेबसाइट, इसका जो यूआरएल है वो अलग था। मैंने क्या किया कि इसके जो यूआरएल को चेंज कर दिया ये कीवर्ड के साथ में। अब पुराना वाला जो यूआरएल है वो किसी के पास में होगा तो वो तो ब्रेक हो गया ना, वो तो अलग हो गया। अब वो उस पर जाएंगे तो 404 एरर आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पुराना वाला जो यूआरएल हमारा होता है ना, उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं नए वाले यूआरएल से, 301 से, मैंने आपको जो रीडायरेक्शन वाला बताया था। और उसको हम बोलते हैं, जो कि यूआरएल ब्रेक हो गया है उसको ब्रोकन लिंक बोलते हैं। ओके। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इसके हर एक के बारे में हम इन डेप्थ देखने वाले हैं आगे। ओके। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। और एक लाइक कर देना अगर आपको समझ में आया, और शेयर कर देना जिसको भी एसईओ सीखना है, और सब्सक्राइब भी कर देना जिससे कि मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच।